हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए सामान्य विज्ञान की क्लास। जर्नल साइंस की यह क्लास रहेगी। इसमें डाले गए हैं पीवाईक्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी इस क्लास में डाले गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है पैटर्न देख रहे हैं हम, तो उससे पता लग रहा है कि ज़्यादातर पीवाईक्यू से पूछा जा रहा है और ज़्यादातर जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा आज के इस सेशन में। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार रहेगी क्लास, तो अंत तक देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी हेल्प होगी एग्जाम में। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। When light passes from air to water, it क्या होगा जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या उसकी स्पीड। देखो जब है ना, क्या कहते हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके अंदर क्या कहते हैं, चेंज आता है। कुछ ना कुछ चेंज आएगा जब वो मीडियम चेंज करेगा तो चेंज आता है, चाहे वो एयर से वाटर के अंदर जाए या वाटर से एयर के अंदर जाए, कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो चेंज डिपेंड करेगा कि वो कैसे मीडियम में जा रहा है, उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भाई पूछा है जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करेगा। जो एयर होती है वो डेंस होती है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर, लेकिन फिर वो क्या करेगा, एयर से वाटर में प्रवेश करेगा तो पानी क्या होता है, और भी ज़्यादा डेंसर होता है और उसके मोलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं पानी के पास पास होते हैं। तो उसमें से लाइट को ट्रेवल करने के लिए डेंसर मीडियम में से ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। ज़्यादा डेंसर मीडियम है वाटर, तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो कम होगी, स्पीड धीमी हो जाएगी। एक तो आपको ऐसी गली में से, पतली सी गली में से निकलना पड़े, एक बहुत ज़्यादा चौड़ी गली हो, है ना, तो उसी के ऊपर बात है कि जो पानी होता है उसके कण 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 जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उनके बीच में से गुजरना पड़ेगा, तो स्पीड कम होगी, बहुत धीरे चलना पड़ेगा। जब ज़्यादा भीड़ी सी गली होगी तो आपको बहुत धीरे चलना पड़ेगा, धीमी गति से चलना पड़ेगा। वहीं अगर चौड़ी सड़क है तो आप तेज गति में भी चल सकते हैं। तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए आप इजीली मूव कर सकते हैं उन एयर के अंदर से। तो यही केस है लाइट का, जब वह एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल करती है तो हमेशा स्पीड चेंज होती है जब डेंस मीडियम से और ज़्यादा डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रिकॉइल ऑफ ए गन इज एक्सप्लेन बाय विच लॉ ऑफ मोशन। बंदूक के पीछे हटने को किस गति के नियम से समझाया गया है। इसमें बंदूक के पीछे हटने को बताया गया है कि जब आप क्या कहते हैं गोली चलाते हो, बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो गोली क्या होती है, आगे की तरफ जाती है, गोली आगे जाएगी, लेकिन वो बंदूक पीछे की साइड जाती है, जिसके हाथ में होती है वो पीछे की साइड फोर्स लगाती है, पीछे जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने बंदूक फोर्स लगा के चलाई तो वह फोर्स आपके ऊपर भी रिएक्ट किया, ठीक है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुई है यहाँ पे। तो आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन का कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। मतलब हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तीसरा नियम यह कहता है। तो यह जो आपकी बंदूक का पीछे हटना इसी चीज को दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वट इज द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य वस्तु किस प्रकार का पथ बनाती है, तो किस प्रकार का पथ बनाएगी, पैराबोला पथ बनाएगी, ठीक है। भाई जब कोई भी वस्तु को हवा में हम फेंकते हैं, जैसे गेंद वगैरह होती है, वो घुमावदार रास्ता तय करती है, तो यह उसी के बारे में है। कैसा बनाएगी, आपका पैराबोलिक बनाएगी, ठीक है।
देखो, आप किसी गेंद को लेके हवा में फेंक दोगे तो एक घुमावदार रास्ता बनाएगी, जिसको क्या कहते हैं, परवलय बोलते हैं, पैराबोला बोला जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, पैराबोलिक। और ये किसके कारण होता है भाई, वो बॉल क्या करेगी, पहले ऊपर जाएगी, है ना। जब आप बॉल फेंकते हो तो पहले ऊपर जाती है, फिर उसके बाद नीचे आती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन की वजह से, कि एक बार ऊपर जाएगी फोर्स की वजह से, आपने फोर्स लगाया, फिर वो गोल घूम के वापस नीचे आएगी। तो ये क्या है आपका, पैराबोलिक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वट हैपन टू प्रेशर व्हेन एरिया डिक्रीजेज एंड फोर्स रिमेन कांस्टेंट। देखिए कि आप भाई, यदि बल स्थिर रहे और क्षेत्रफल घट जाए तो दबाव में क्या होता है। देखो, ये आपके पास कोई भी एक चीज है, तो आपको इसके ऊपर दोनों हाथों से दबाव लगाना। आप यहाँ से भी लगा रहे हो, यहाँ से भी लगा रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, इसको आपको यहाँ से इसका जगह चेंज करनी है, यहाँ पे लेके आना है इसको। तो आप प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हो तो इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। अब देखो ये, अब एक साइड में छोटी वस्तु है जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया कम है, इसके ऊपर आप दोनों हाथों से प्रेशर लगा रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कम है। तो जैसे ही क्षेत्रफल कम होता है तो आपका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जैसे ही एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कम तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स आपकी बढ़ जाएगी, दबाव आपका बढ़ जाता है। देखिए ये आपका फॉर्मूले से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया छोटा होगा तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। निम्न में से कोई अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, अक्षय ऊर्जा का मतलब यह होता है कि जिसे बार बार उपयोग किया जा सकता हो, ऐसी चीज जो ऊर्जा बार बार उपयोग की जा सकती है और फिर भी खत्म ना हो रही, उसको हम कहते हैं अक्षय, जिसे बार बार उपयोग किया जा सकता हो। देखिए अब इनमें से कौन से ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। देखो, सूरज की रोशनी आप कितनी भी चाहो उतनी ले सकते हो, बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो, खत्म नहीं होगी। भाई हवा से भी आप एनर्जी जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, रुक जाएगी हवा लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर से चलेगी, तो आप जितना मतलब खत्म नहीं होगी, बिल्कुल फिनिश नहीं होगी। तो यही है ना अक्षय स्रोत, कौन सा है जो खत्म ना हो, ठीक है। इसने पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमें नहीं देखना है। तो कोयला क्या होता है भाई, कोयला जो है भाई लाखों सालों के बाद बनता है, बहुत सारे टाइम के बाद कोयला बनता है, और कोयले को जैसे ही हम जला देंगे वो खत्म हो जाएगा, उसको हम जल्दी से दोबारा नहीं बना सकते। बार बार ना तो कोयले को बनाया जा सकता है, इसीलिए अगर बार बार नहीं बनाया जा सकता तो उसका उपयोग भी बार बार नहीं किया जा सकता। तो कोयले से मिलने वाली एनर्जी क्या है आपकी, रीन्यूएबल एनर्जी है। ऐसा स्रोत है जो बार बार एनर्जी नहीं दे सकता, एक बार एनर्जी दी और वो खत्म हो जाएगा। एक बार आपने कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया और वो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कमेंट सेक्शन में कौन कौन से ऐसे और सोर्सेज हैं जो क्या कहते हैं आपके अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, उनके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम तक आपकी डेली क्लासेस होंगी जिसमें PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे प्रश्न जो आजकल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को देखो, यहाँ ध्वनि भाई लाउड स्पीकर से भी रिलेटेड है, माइक्रोस्कोप से भी रिलेटेड है, इन दोनों का भी कोई काम है नहीं, इनमें से तो आपको पहले इनको हटा देंगे, ठीक है। अब लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में चेक करते हैं।
देखो माइक्रोफोन क्या करता है भाई, आपकी आवाज़ को लेता है और उसे फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। देखो माइक्रोफोन आपके फ़ोन के अंदर होता है, आपकी आवाज़ को सुनेगा, सुनेगा, लेगा पहले, उसके बाद यह सिग्नल के अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर चेंज कर देता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। माइक्रोस्कोप कौन सा है, इसने यही पूछा था, कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोस्कोप जो है वो ध्वनि ऊर्जा को, हमारी ऊर्जा को कैप्चर करता है, सुनता है और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। देखो भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो आपके फ़ोन के अंदर क्या होता है, माइक होता है, जो आप वॉइस कॉल करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, उनमें क्या करता है, हेल्प करता है, और जो आपकी आवाज़ है उसको ले लेता है और आपके आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव इन एयर। साउंड वेव का नेचर कैसा होता है। साउंड वेव का नेचर आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड नो डिस्प्लेसमेंट ओकर देन वर्क डन इज। यदि बल लगाया जाए पर विस्थापन न हो तो कार्य क्या होगा। भाई आप किसी चीज पे, ये बहुत भारी चीज है, ठीक है, आप इसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा बल लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, लेकिन इसका ये अपनी जगह से ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, थोड़ी बहुत भी इधर उधर नहीं हो रही है, आपको इसकी जगह चेंज करनी है। तो आपका मोटिव क्या था कि भाई इसकी जगह चेंज करनी है, लेकिन भाई इसकी जगह ही चेंज नहीं हुई। आपने कितने भी एफर्ट्स लगा ले तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी, कुछ काम नहीं किया, एक ही काम बोला था, इसको यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, है ना, लेकिन आप उसको उठा ही नहीं पाए, तो काम तो क्या होगा, काम तो जीरो ही होगा। आपकी इमोशंस नहीं देखी जाती, रिजल्ट देखा जाता है। तो वही है, अगर आप उस वस्तु को उठा के उसकी जगह से दूसरी जगह पे नहीं रख पाए तो काम आपका क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो होगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेहनत जीरो हो जाती है। इसी तरह से अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथ साथ में। वर्क का फॉर्मूला आपका क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है भाई तो वर्क भी आपका जीरो ही होगा। यहाँ से आप समझ सकते हो फोर्स आपने कितना भी लगाया हो, डजेंट मैटर, कोई वो नहीं मैटर नहीं करता। कार्य इक्वल्स टू बल इंटू विस्थापन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। भाई जो सोडा वाटर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करेंगे, उसको डालेंगे, वो पानी के अंदर क्या बनाती है, दबाव बनाएगी, ठीक है। और देखो ये आप मान लीजिए ये पानी है, पानी का गिलास है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, यह पानी के अंदर दबाव बनाएगी, इसको नीचे धकेलेगी, दबाव बनाएगी, प्रेशर, जिसकी वजह से पानी में छोटे 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 बुलबुले से उठते हैं, है ना। तो सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, यही होता है। तो यह भाई कि सोडा वाटर किसकी हेल्प से बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। कार्बन सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी के अंदर प्रेशर अप्लाई करके डिजोल्व किया जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर से डिजोल्व किया जाएगा, जितने ज़्यादा प्रेशर से घोला जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर बुलबुले उठेंगे, है ना। जितना ज़्यादा आपको के ऊपर गुस्सा किया जाता है, आपको प्रेशराइज किया जाता है किसी चीज़ के लिए, उतना ही आपके अंदर से गुस्सा उठता है, बुलबुले उठते हैं गुस्से के। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स की जाती है।
अगला प्रश्न है विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज। कार बैटरीज के अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी जो होती है वो कार के अंदर यूज की जाती है। सबसे पहली बात एक इंफॉर्मेशन यहाँ से, लेड एसिड बैटरीज यूज की जाती हैं। और कौन सा एसिड यूज किया जाता है इसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड। भैया आपका HCl जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लैब वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को हम कार बैटरीज में यूज नहीं करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अब एसिटिक एसिड है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एसिटिक एसिड क्या कहते हैं भाई? विनेगर के अंदर होता है, बैटरीज के अंदर नहीं होता, तो विनेगर के अंदर होता है आपका। तो ऑप्शन डी का भी हम देख लेते हैं कि क्या यूज़ है, साथ साथ सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंपाउंड इज यूज इन टूथपेस्ट फॉर डेंटल केयर। दांतों की देखभाल के लिए टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक होता है भाई? फ्लोराइड होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है। भाई ये फ्लोराइड क्या करता है? दांतों को सड़ने से बचाता है, डिके से बचाता है। और हमारे दांतों के अंदर एक क्या कहते हैं, वाइटिश येलोइश परत होती है इनेमल, उसको क्या करता है? स्ट्रोंग बना के रखता है। इनेमल जो है वो नेचुरल हार्ड सब्सटेंस है, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, यह हार्ड सब्सटेंस है आपका, हड्डी से भी ज़्यादा हार्ड होता है आपका इनेमल। और इसको स्ट्रोंग बनाता है फ्लोराइड, इसीलिए इसको टूथपेस्ट में डाला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भाई टीथ को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है और कैविटी से कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, ठीक है भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट क्लीनिंग के लिए, दांतों की क्लीनिंग के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। पोटाशियम आयोडाइड, इसको क्या कहते हैं भाई? ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है दांतों के, इसका इसका टूथपेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेंटल केयर में यूज हो रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी, पोटाशियम आयोडेट भी, लेकिन इसने पूछा था कि टूथपेस्ट में कौन सा है, तो टूथपेस्ट में आपका फ्लोराइड है। कहीं नमक मत कर देना, HCl तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है ऐड, कहीं टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? एस्पिरिन का केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। भाई ये क्या है एस्पिरिन? भाई ये एक दवाई है, टैबलेट का नाम है, जो पेन किलर, पेन के लिए और आपके भाई बुखार वगैरह, फीवर वगैरह में ली जाती है, एक आम दवाई है यह। सैलिसाइक्लिक एसिड आपका स्किन को केयर करने के लिए, स्किन की दवाइयों में यूज होता है। बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, खाने को गलने सड़ने से बचाने के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में मिलता है, एस्पिरिन में नहीं मिलता है। तो एस्पिरिन के बारे में पूछा था, यह आपकी एक आम दवाई है, इसका आपका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा, विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विटेरोल। ऑयल ऑफ विटेरोल किसको बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। भाई क्यों बोलते हैं इसको ऑयल ऑफ विटेरोल? क्योंकि ये देखने में ऑयली होता है, लुकिंग ऑयली, ऑयली दिखता है, इसीलिए इसको ऑयल ऑफ विटेरोल बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एग शेल इज मेड अप ऑफ। एग जो होता है उसकी बाहर की आउटर मोस्ट ये क्या होती है? सेल, इसको एग शेल बोलते हैं। तो ये किससे मिलके बनी हुई? तो सबसे पहली बात भाई आउटर मोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्ट हार्ड होगी, ठीक है, हार्ड होती है।
प्रोटेक्शन का काम करती है, सबसे बाहर है बाउंड्री पे। जैसे किसी स्कूल के बाहर कोई गार्ड होता है तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही ये एग से बाहर है तो वो गार्ड भी क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, हार्ड होता है, प्रोटेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसकी फंक्शन क्या होते हैं वो हमने देख लिए। अब मिल किससे मिलके बनी हुई थी है भाई, क्या होता है एग सेल के आउटर मोस्ट लेयर में? एग सेल के आउटर मोस्ट लेयर में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी आपका सही जवाब रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ जो होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये हार्ड होता है और स्ट्रोंग होता है। वाइट होता है, हार्ड होता है, स्ट्रोंग होता है, इसीलिए अंदर का जो भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा आपका रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम है। तो यहाँ से इनके फॉर्मूले वगैरह सब याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एक्सेल में नहीं मिलता। कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट आपका पीओपी है के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है? चोक वगैरह, चोक का कॉमन नेम है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायरेट? कॉपर पायरेट से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो कॉपर पायरेट से कॉपर निकाला जाता है, नाम से ही पता लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? देखिए ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्टली सारे PYQ हैं, एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और अभी रिसेंट में एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कॉमन नेम है आपके ये जो POP है, क्विक लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट, चोक है, मार्बल है, ये तो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगला प्रश्न, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का आपका कॉमन केमिकल नेम है ट्राई नाइट्रोफिनोल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। पिक्रिक एसिड आपका कैसा होता है? येलो होता है, एक्सप्लोजिव केमिकल होता है आपका, विस्फोट हो सकता है। इसके भाई क्या कहते हैं, इसको किस लिए यूज किया जाता है? डाई वगैरह में यूज किया जाता है। इसके अंदर ट्राई नाइट्रोफिनोल इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, इसलिए इसको ट्राई नाइट्रोफिनोल बोला जाता है। येलो डाई जो डाई वगैरह होती है उसके अंदर पिक्रिक एसिड ही होता है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर किसका यूज होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता है। ये सेलेनियम का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ये भाई आपका एक नॉन मेटल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, नॉन मेटल है। और इसको हम अगर बाहर एक्सपोज कर दें, लाइट दे दें इसको अगर हम, तो ये क्या कर देगा, लाइट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। इसीलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक पोटाश? कास्टिक पोटाश का केमिकल नेम क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। भाई ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको यूज किया जाता है साबुन वगैरह बनाने के लिए, सोप मेकिंग और क्लीनिंग प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसका कॉमन नेम है। जो भाई लिक्विड सोप वगैरह आते हैं, जैसे लिक्विड डिश वॉशर वगैरह आता है, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है कास्टिक पोटाश को। अगला प्रश्न है।
फॉर रिलीफ फ्रॉम ए बी स्टिंग विच इज़ हेल्पफुल, मधुमक्खी के डंक के दर्द में किससे राहत मिलती है? तो किससे राहत मिलेगी? पहली बात तो जो मधुमक्खी का डंक होता है ना, वो एसिडिक विनोम होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो अगर इस पे एसिड लगाओगे तो क्या आराम मिलेगा? नहीं। एसिड पे एसिड लगाओगे तो दर्द ही होगा ना, आराम नहीं मिलेगा। तो एसिड पे हमें क्या लगाना? बेस लगाना है। तो सबसे पहले जो जो एसिड है उसको सबसे बाहर निकाल लीजिएगा। एसिड क्या क्या है आपके यहाँ? सिरका भाई एसिडिक है, कोई काम नहीं, इसको बाहर निकाल देते हैं ऑप्शन में से। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका यही होता है। पहले एलिमिनेटिंग मेथड देख लेते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं विनेगर को। ये आपका बहुत स्ट्रोंग होता है अमोनिया। ठीक है, इसीलिए भाई ये इरिटेशन कर सकता है स्किन के ऊपर। एसिडिक होता है आपका, स्ट्रोंग होता है, इसीलिए इरिटेशन कर सकता है स्किन के ऊपर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी एक एसिडिक है, और क्या कहते हैं, ये भी आपका इरिटेशन कोज कर सकता है स्किन के ऊपर। तो ये सारे एसिड हमने बाहर निकाल लिए, क्योंकि हमें पता था कि बी स्टिंग जो है उसका जो नेचर है, मधुमक्खी का डंक, वो खुद एसिडिक है। तो इनमें से हमें कौन सा चुनना है भाई? हमें ऐसा चुनना है जो बेस हो। तो बेस है आपका बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ये एसिड है मधुमक्खी का डंक, इस पे हम बेस डाल देंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपोनेंट लाइक बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बोरेक्स वगैरह बनाने के लिए सोडा एस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। सोडा एस मतलब सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्लियों के सिरों पर क्या उपयोग होता है? माचिस की तिल्लियों के जो सिर होते हैं उस पर क्या उपयोग होता है भाई? उस पर फोस्फोरस उपयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। रेड फोस्फोरस, स्पेशली कौन सा फोस्फोरस? रेड। क्यों? क्योंकि इसको रगड़ते ही है ना वह आसानी से जल जाएगा। रेड फोस्फोरस को हम जैसे ही रगड़ेंगे तो आसानी से जल जाता है, इसीलिए जो मैच स्टिक्स होती हैं उनके ऊपर आपका क्या कहते हैं, रेड फोस्फोरस यूज किया जाता है। जैसे भाई आप माचिस की तिल्ली निकालोगे, उसको माचिस पे रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने से क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा और साथ में क्या कहते हैं, फोस्फोरस होगा। फ्रिक्शन होगा, फोस्फोरस होगा, तो क्या होगा? लाइट होगा, फायर होगी, जल जाएगा। इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। इनमें से केमिकल चेंज क्या है? बर्फ का पिघलना। कि बर्फ का पिघलना भाई, बर्फ किससे जमा रखी है? मान लो पानी से जमा रखी है H2O, तो भाई पानी पिघल गया तो उसका फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है सेम रहेगी। वाटर का उबलना, पानी के उबलने से कुछ होगा? नहीं होगा। मिल्क टर्निंग सो, दूध का खट्टा होना। अब दूध खट्टा हो गया, पहले तो दूध भाई नॉर्मल आपका ठीक था, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? दूध खट्टा हो गया। तो उसमें क्या होगा? दूध खट्टे होने की वजह क्या है? सबसे पहली बात भाई, दूध खट्टा होना मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वजह से दूध खट्टा हुआ। लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हुआ? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। तो इसके अंदर क्या हुआ है? केमिकल चेंज। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ग्लास का टूट जाना, ग्लास का टूट जाना फिजिकल चेंज है। फिजिकल चीज़ों में दिक्कत आएगी, केमिकली नहीं। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना भी, ये भी एक फिजिकल चेंज है। वाटर का बॉईल होना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है ना, पानी की जो स्टेट है वो पहले क्या कहते हैं, नॉर्मल लिक्विड था, फिर वेपर बन जाएंगे, तो ये भी एक फिजिकल है। लेकिन केमिकली जो किसी चीज़ के अंदर होए, वो क्या है आपका? मिल्क टर्निंग सोर, दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बने, उन्होंने लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर दिया। लैक्टिक एसिड आपका खट्टा होता है, इसीलिए दूध खट्टा हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विच गैस इज इवोल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल।
एसिड की जब हम मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइट है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट बेस है तो भाई ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बॉक्साइट क्या है? एक ओर है एल्यूमिनियम का, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर है, इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। जिससे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंपाउंड इज यूज टू वाइटन क्लोथ। कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? भाई सीधी सी बात है, कपड़ों पे ब्लीच होती है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये कपड़ों को साफ करने के लिए, वाइट करने के लिए यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एज ए डिटर्जेंट के रूप में यूज किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ों के बारे में जानना। और आपका क्या कहते हैं, विनेगर, विनेगर को कुकिंग में यूज किया जाता है ना, डालते हैं ना विनेगर को कुकिंग में, खाना बनाने के लिए। दूसरा आपका क्या है, बेकिंग सोडा, इसको आप क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग वाइट, कपड़े वाइट करने के लिए नहीं, कपड़े वाइट करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना कि डिटर्जेंट भी कपड़े सफ़ेद करता है। डिटर्जेंट कपड़े सफ़ेद नहीं करता, साफ करता है, डिफरेंस है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम। जाइलम का घटक कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपकी कंपेनियन सेल जो हैं वो जाइलम का घटक नहीं होती हैं। ट्रैकियाइड्स भी जाइलम के अंदर होते हैं, वेसल्स भी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा भी होती है, लेकिन कंपेनियन सेल आपका फ्लोएम का पार्ट है, ना कि जाइलम का। ये क्या है, फ्लोएम के अंदर होती हैं, जाइलम के अंदर नहीं होती हैं। भाई ट्रैकियाइड जाइलम में होती हैं और क्या करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, पानी के ट्रांसपोर्ट में। वेसल्स क्या करती हैं, पानी को कैरी करती हैं, कैरी वाटर। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, सपोर्टिव टिश्यू है। तो ये सारी जाइलम के अंदर हैं, एक कंपेनियन सेल्स को छोड़ के। भाई जाइलम क्या होता है, एक पाइपलाइन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जाइलम क्या करता है, पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट में ट्रैकियाई वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगी, जाइलम पैरेन्काइमा सपोर्ट करेंगी, और आपकी जो वेसल्स हैं, जो पानी की नलियां हैं, वो क्या करेंगी, पानी को कंटेन करेंगी। अगला क्वेश्चन है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम इट्स मोमेंटम। भाई कोई भी किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई जोर नहीं लगाया जाएगा तो वो क्या होगा, उसका ना तो भाई सेम रहेगा एज इट इज, आपको ना पढ़ाया जाए ना समझाया जाए, कुछ भी करने के लिए आप सेम रहोगे, कुछ नहीं करोगे, है ना। इसीलिए जब तक बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया जाता तो कोई रिएक्शन मोमेंटम कुछ नहीं होगा, रिमेन कंजर्व्ड। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच कलर डाइवेट द मोस्ट इन ए प्रिज्म। तो भाई वॉयलेट रंग सबसे ज्यादा डाइवेटेड होता है, क्योंकि इसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ सबसे छोटी होगी इसीलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वट आर ब्लड प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड। ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। व्हाइट कॉर्पसल्स किसको बोलते हैं, WBC को। लिम्फोसाइट टाइप ऑफ WBC है आपका, ठीक है। फैगोसाइट क्या होती हैं, जर्म सेल होती हैं। फैगोसाइटिक ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी भी चीज़ को इनगाल्फ कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं। कोई भी सेल के अंदर, मान लो ये आपकी सेल है, इसके अंदर कुछ मिस हैपनिंग हो रहा है, कहीं से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तो ये फैगोसिटिक सेल जाएंगी, उसको हड़प लेंगी, खा जाएंगी, अंदर इनगाल्फ कर लेंगी। तो ये इनगाल्फ करती हैं जर्म्स को, फैगोसिटिक सेल्स जो आपकी होती हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स आपकी थ्रोम्बोसाइट हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और ब्लड प्लेटलेट्स कम होने से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू होती है।
मच्छर के काटने से होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन एक्वायर इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। देखिए टिपिकल न्यूरॉन की एक छोटी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सोन होता है। बस ये हमें दो चीज़ों का रोल अभी जानना है तो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये भाई एक सेल, एक न्यूरॉन है, इसके बिल्कुल यहाँ मान लो एक कोई दूसरी न्यूरॉन होगी, दोनों अटैच होते हैं डेंड्राइट्स, तो ये आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। तो आपस में इंफॉर्मेशन को यहाँ से इस तरह से एक्सचेंज करते हैं। तो कौन सा पार्ट होगा, डेंड्राइट्स पार्ट होगा। और इस क्वेश्चन को हमने इससे पहले वाली जो क्लास है आपकी एनटीपीसी की, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से इस क्या कहते हैं न्यूरॉन के बारे में समझाया गया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो जाके प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, वहाँ से आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी हमारा डेंड्राइट सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए बैकबोन। निम्नलिखित में से किस जीव के में मेरुदंड नहीं होती। तो किस में नहीं होती, अर्थवॉर्म में नहीं होती। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अर्थवॉर्म क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके पास बैकबोन नहीं होती। स्नेक क्या है आपके भाई, देखो बाकी सारे क्या हैं उनको भी जान लेते हैं। स्नेक के पास आपकी बैकबोन होती है। फ्रॉग वर्टिब्रेट्स हैं, बैकबोन होती है, स्पाइन होती है इनके पास में। लिजार्ड के पास भी बैकबोन होती है। इनमें से इनवर्टिब्रेट केंचुआ है, अर्थवॉर्म है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। भाई अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि भाई मत जिसके अंदर इंसेक्ट हो, जेली फिश हो, वर्म्स हो, तो उनमें भी बैकबोन आपकी नहीं होती। देखिए किस किस के अंदर और नहीं होती, इंसेक्ट हैं, जेली फिश हैं, वर्म्स हैं, उनके अंदर भी ये सब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर बैकबोन आपकी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन करने के लिए आपका बाइल जूस हेल्प करता है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है। स्लाइवा भाई आपके क्या कहते हैं, मोलिक्यूल भाई सबसे पहला रिएक्शन होता है आपका स्लाइवा, मिक्सिंग ऑफ फूड में काम करती है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बैक्टीरिया को किल करने का, मारने का काम करता है। लेकिन फैट को तोड़ने का काम आपका बाइल जूस करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी बैलेंस। बॉडी का बैलेंस कौन बना के रखता है, सेरिबेलम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। सेरिबेलम जो क्या करता है, बॉडी का पोस्चर ठीक रखता है, बैलेंस बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है मसल्स के अंदर। सेरिब्रम क्या करता है, आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है, आपकी थिंकिंग को, ठीक है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका सेरिबेलम ज़्यादा डेवलप होता है ना। मेडुला क्या करता है, आपकी जो हार्ट बीट होती हैं, आप ब्रीथ करते हो, ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को, उन सबको कंट्रोल करती है। पोन्स क्या करते हैं भाई, एक रिले सेंटर होता है, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, कि आप पहले घर से जब जाओगे कहीं पे तो रेलवे स्टेशन पे जाओगे, है ना, फिर वापस आओगे तो उस रेलवे स्टेशन पे आओगे, तो इन्फॉर्मेशन को एक बार पहले रिले सिस्टम जो होता है वो आपका पोन्स होता है, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो पहले यहाँ पे आएगी, फिर वापस जब आएगी तो बीच में यहाँ पे आएगी, है ना। ये स्टेशन आपका रिले सेंटर होता है ये। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। सेरिबेलम बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करता है। ये भी आपका पोन्स जो है ये बार बार आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसको। देखिए ये आपका रेलवे स्टेशन है, आप अपने घर से निकले हैं कहीं जाने के लिए, मान लो मुंबई जाने के लिए निकले, तो रेलवे स्टेशन पे जाओगे, उसके बाद आप मुंबई पहुंच गए, तो आप घर पे वापस आ रहे हो ट्रेन से, तो फिर वापस आओगे मुंबई, सॉरी फिर आप वापस आओगे रेलवे स्टेशन पे। तो ये क्या हो गया, रेलवे स्टेशन आपका रिले सिस्टम, रिले बीच में, कि आप इससे जो भी इंफॉर्मेशन है इससे गुजरे ही गुजरेगी। तो पॉन्स वही है आपका इंफॉर्मेशन के लिए रिले सेंटर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन फंक्शन। तो आपकी पेनक्रियाज दोनों तरह का काम करती हैं, आपके हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं एंडोक्राइन बन के,
और डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करती हैं एक्सोक्राइन बनके। हार्मोन कौन सा? इंसुलिन सिक्रीट करती हैं और पैनक्रिएटिक जूसेस सिक्रीट करती हैं भोजन के पाचन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो भाई आप जैसे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कोई गर्म वस्तु है, आपने उसको हाथ लगाया, तुरंत आपका वापस हाथ आ जाता है, तो इतनी जल्दी से तो आपकी इन्फॉर्मेशन माइंड तक नहीं जाती, तो ये आपकी कौन कंट्रोल करता है? रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। जितने भी क्विक रिफ्लेक्स होते हैं, सारे झटपट से होने वाली प्रतिक्रियाएं सारी इसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। फिर से देखो ब्रेन क्या करता है आपके, भाई ब्रेन क्या करता है, आप जो भी जानबूझकर जो भी एक्शन लेते हो ना, उसके लिए आपका दिमाग जिम्मेदार है। जो भी एक्शन ले रहे हो जानबूझकर, आपकी क्रियाओं पे आप क्या काम करने जा रहे हो, आपका किसी भी चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, उसके लिए आपका माइंड, आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम आपकी बॉडी का संतुलन बनाने रखने में काम करता है और सेरिब्रम आपकी मेमोरी, थिंकिंग, इन सब को कंट्रोल करता है। पोन्स आपका रिले सेंटर है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन? सेल के बढ़ने के लिए, सेल की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन सी ऑक्सिन सेल की वृद्धि के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी सबके बारे में भी देख लेते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सी से, साइटोकाइनिन सी से सेल डिवीजन, तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कोशिका के विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एबेसिक एसिड ये ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ इनिबिटर है ये, ठीक है। इथाइलिन फ्रूट की रिपेनिंग कराता है, ठीक है, फ्लो को पकाने में मदद करता है। आपका ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगिनेशन, सेल को बढ़ाता है, फलों को पकाने में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस? बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए कौन सा आपके कान का भाग है जो जिम्मेदार होता है? तो सेमी सर्कुलर कैनाल, आपका अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, यह आपकी होती हैं बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए जिम्मेवार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। कहाँ पे होती हैं भाई? ये इनर ईयर के अंदर होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय एल्जाइमर डिजीज? भाई एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? भाई इसके अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है, मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर, चीज़ें भूल जाना, अच्छे से सोच नहीं पाना, बिहेवियर के अंदर चेंज होना, मतलब अलग अजीब तरह से बीमारी, मतलब ऐसा होता है इसके अंदर ना, बुखार वगैरह, जैसे दिमाग में कोई ऐसी चीज होती है, तो यह ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन डिसऑर्डर। ऑप्शन भी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम ढांचा अपने शरीर का, कंकाल तंत्र शेप देता है बॉडी को, सही बात है। मूवमेंट चलने के लिए मदद करता है, पैर टूट जाए, पैर की हड्डी टूट जाए, चल पाओगे क्या? नहीं, तो वो स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है, तो मूवमेंट में। और हमारे अंग अंदर सुरक्षित है बॉडी के अंदर, क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियां बाहर से हैं, हमारा स्केलेटल बाहर है, तो ये भी करता है। क्या नहीं करता पूछा था, तो डाइजेशन, खाना, भोजन पचाने में स्केलेटल सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। बाहर हड्डियां हों या ना हो, पेट के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो होंगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट? एपिडर्मिस आपकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके ऊपर थिक क्या होती है? क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो प्रोटेक्शन का काम करती है, बाहर की चीज़ों से बचाती है हमें, प्रोटेक्शन का कार्य करती है।
अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट का क्या काम होता है। लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन, हड्डियों को हड्डियों से जोड़कर रखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है, सही जवाब है भाई। जॉइन मसल टू बोन, मसल से बोन को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टेंडन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगला है प्रोड्यूस ब्लड, ब्लड प्रोड्यूस करने के लिए आपके बॉडी के अंदर बोन मैरो होती है। टिश्यू को कनेक्ट करने के लिए, भाई कनेक्ट टिश्यू को कनेक्ट नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे हमारे कनेक्टिव टिश्यू ये सब हैं, और ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक है जो फैलता नहीं है। तो भाई कैंसर जो है वो फैलता नहीं है, बाकी सब पानी और खाने से फैलते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपनी प्रेजेंस शो कीजिएगा। और इस सेशन की आपको जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पैटर्न है अब तक का ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी तरह के आएंगे, कुछ बाहर से तो आएगा नहीं अलग से। तो इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपको जल्दी तैयारी करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।